नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इमामुद्दीन है और आप देख रहे हैं इमामुद्दीन एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, आज का विषय है जो बच्चे मिडिल स्कूल को पास करके हाई स्कूल में जाते हैं, यानी क्लास 9th में जाते हैं या फिर क्लास 10th में जाते हैं। उन सारी बच्चे को एक कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सी पुस्तक पढ़े और कौन सी पुस्तक नहीं पढ़े, जिससे आप बोर्ड एग्ज़ाम का एग्ज़ाम देते समय आप अच्छे तरह से आप आंसर करें और बोर्ड में आप टॉप करें। तो ये सारी हाई स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी को एक सपना होता है कि आप अपने बोर्ड में टॉपर बने। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कौन सी पुस्तक पढ़ें और कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ें। कई बार होते क्या है कि जो बच्चे इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं तो अपने सीनियर से पूछने का प्रयास करते हैं, तो सीनियर भी इस चीज़ में महारत हासिल किए होते हैं, तो इसमें वो बताना नहीं चाहते हैं या फिर वो खुद इस समस्या के उलझन में फंसे होते हैं, तो वो खुद बताने से इनकार कर जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखने पे आपको यही चीज़ को समझने में, आपको अच्छी तरह से समझने में आपको स्किल डेवलप्ड होगा आपके दिमाग में कि आप कौन सी पुस्तक पढ़ें जो कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स ला सके और टॉप कर सके। इस चीज़ को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं बुक की, तो बुक आपके कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला बुक होता है आपको एनसीईआरटी, जो कि एनसीईआरटी सबसे महत्वपूर्ण होता है। और अदर आपको कई टेक्स्ट बुक होते हैं, वो उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी होता है। अगर हम किसी भी क्षेत्र के टॉपर देखें या कि बोर्ड टॉपर देखें या फिर हम यूपीएससी बीपीएससी टॉपर भी देखें, तो वहां पे जो टॉपर आपको यही सजेस्ट करते हुए दिखते हैं कि एनसीईआरटी इज बेस्ट। एनसीईआरटी तो मुझे ऐसा लगता है पढ़नी चाहिए। बेस इज योर एनसीईआरटी। मैंने सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो किया। ठीक है, तो एनसीईआरटी तो वेस्ट होगा ही, लेकिन किस प्रकार से पढ़ने पर आपको एनसीईआरटी वेस्ट होगा उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना सिलेबस उठाते हैं तो सोशल साइंस का। ठीक है, तो सोशल साइंस में आपको पूरे 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको अगर हम बात करें तो उसमें होता है हिस्ट्री, जिसे हिंदी में इतिहास कहते हैं। दूसरा नंबर पे आपको सोशल साइंस में आता है आपको पॉलिटिकल साइंस, जिसे हिंदी में हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। तीसरा नंबर पे आपको आता है आपका अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। उसके बाद आपको चौथा आता है आपको जियोग्राफी, जिसे हिंदी में हम लोग भूगोल कहते हैं। ठीक है, अगर ये चारों पुस्तक को देखें तो आपको क्या बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहिए जिससे आप अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं सोशल साइंस का, तो सोशल साइंस में आपका 20 अंक का जो होता है वो होता है आपका प्रैक्टिकल, यानी कि 20 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल यानी कि स्कूल से आप एग्ज़ाम दे करके उसको लाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं 80 अंक का, तो 80 अंक का आपको पेपर लिखना होता है, वो खुद आपको एग्ज़ाम दे करके लाना होता है। तो आपको सारा मैटर करता है 80 मार्क्स पे, क्योंकि 80 मार्क्स आपके हाथ में होता है। जितना आप कलम चलाइएगा उतना मार्क्स आपको मिलेगा, जितना आंसर सही दीजिएगा उतना आपको आंसर का आपको अंक मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और आपका इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी का, तो इसमें आपको एनसीईआरटी से बेस्ट कोई बुक नहीं हो सकता है। कई बार कुछ बच्चे कहते हैं कि जो एनसीईआरटी बुक है वो बहुत ही पातर है और जो अदर आपका टेक्स्ट बुक है वो बड़ा सा भी है और मोटा भी है। तो यहाँ पे बच्चे सोचने पे थोड़ा सा मजबूर हो जाते हैं कि एनसीईआरटी थोड़ा सा पतला है तो यहाँ पे हमें कम ज्ञान मिलेगा, जिसमें हमें बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन अगर हम टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या है, वो मोटापन है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा ज्ञान मिलेगा और मुझे बोर्ड एग्जाम में थोड़ी सी एडवांटेज मिलेगा हमें और क्वेश्चन को करने के लिए। तो अगर आप इस प्रकार के सोचने वाले स्टूडेंट हैं तो आपके सोच बिल्कुल गलत है। अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी भले ही पातल बुक होता है, पतला बुक होता है, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट पूरा फुल होता है, कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कोई टेक्स्ट बुक यानी कि अदर बुक का, तो वहाँ पर भी आपको कॉन्सेप्ट लगभग सेम होता है, लेकिन मोटा होने का बस एक ही कारण होता है कि उसमें आपको क्वेश्चन कुछ ज़्यादा होता है अगर हम कोई एक टॉपिक को पढ़े। ठीक है, तो एनसीईआरटी में उस टॉपिक से एक क्वेश्चन ही बनता है, लेकिन अगर हम कोई टेक्स्ट बुक की बात करें तो वहाँ पे आपका उस टॉपिक से आपको कई क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जिससे आपको वहाँ पे जो बुक होते हैं वो मोटापन होते हैं। तो आपको सीधा मैं बता दूं कि आपकी अगर सोशल साइंस की अगर चारों विषय के लिए अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी इज बेस्ट।
एनसीईआरटी का काट आपको सोशल साइंस में कोई बुक नहीं कर सकता है, अगर आप सोशल साइंस में अच्छे मार्क्स को गेन करना चाहते हैं तो। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरा नंबर जो आपसे सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपको साइंस। साइंस में आपको पूरे 3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, जिसमें पहला होता है आपको फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री और तीसरा होता है आपका बायोलॉजी। अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करें तो इसमें भी आपको होता है 2 चीज़। एक दो होता है पातर वाला बुक जो कि आपको एनसीईआरटी करता है, और एक होता है आपको मोटा वाले बुक जो कि आपको अदर टेक्स्ट बुक करता है, ठीक है, अदर प्रकाशन का बुक करता है। तो यहाँ पर भी आपका वही कॉन्सेप्ट होता है जो आपके एनसीईआरटी में होते हैं। अगर हम आमतौर पे फिजिक्स यानी कि भौतिक की बात करें तो भौतिक में आपको क्या होता है कि जो साइंस होते हैं आपको एनसीईआरटी का, उसमें आप बहुत ही पातर होता है, कुछ कम आपका चैप्टर भी होता है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में ज़्यादा मोटा भी होता है और ज़्यादा आपका चैप्टर भी होता है। तो इसके प्रति बस आपको कॉन्सेप्ट जो होता है वो बिल्कुल एनसीईआरटी का ही होता है, लेकिन वहाँ पे आपको नॉमेरिकल यानी कि क्वेश्चन जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप फिजिक्स की बात करें, भौतिक की बात करें, तो भौतिक के लिए अगर आगे चल के अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं यानी कि टेक्निकल में जाना चाहते हैं, या फिर अगर आप 11th-12th साइंस से करना चाहते हैं और भी आपको पीसीएम से करते हैं यानी कि मैथ से करते हैं, तो आपको अनिवार्य रूप से आपको फिजिक्स एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, लेकिन साथ में आप किसी भी टेक्स्ट बुक को ले सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट फ्रेंड हो गया जो केसी सिन्हा होता है, उसमें आपको अधिकतम नोमेरिकल होता है, नोमेरिकल को लगा करके आप अधिकतम प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप एनसीईआरटी को फोकस करिएगा, उसके बाद अगर आपको समय मिलता है तो उसका सिर्फ आप नोमेरिकल बनाने का प्रयास करिएगा। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट हम किसी भी अदर टेक्स्ट बुक का नाम नहीं लेंगे, तो सिर्फ हम एनसीईआरटी का ही नाम लेंगे, क्योंकि कोई भी क्षेत्र का अगर हम टॉपर का नाम लेते हैं तो सिर्फ कहता है आपको एनसीईआरटी इज बेस्ट। तो एनसीईआरटी को हम कभी भी पीछा नहीं छोड़ सकते हैं अगर हमें टॉप करना है तो, ठीक है। दूसरा बात अगर हम बात करते हैं आपको केमिस्ट्री और बायो पे, तो केमिस्ट्री और बायो पे हम किसी अदर बुक को पढ़ने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या होता है कि अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो आपको पूरी बात समझ आ जाएगा, और पूरी बात जब समझ आ जाए तो एनसीईआरटी इज़ बेस्ट। आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी से बेहतर कोई बुक नहीं हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में अधिक मार्क्स को गेन करने में, ठीक है। उसके बाद हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट अपना विषय पे आ जाते हैं, जो कि आप सभी स्टूडेंट का बहुत ही मन में शंका होता है, जो सब्जेक्ट है आपका मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स में कई बच्चे डाउट होते हैं कि मेरा बहुत वीक है और किस प्रकार से हम पढ़े, किस प्रकार से हम अधिकतम क्वेश्चन को लगाएं जिससे हम मजबूत कर सके और हम क्लास 10th में 100 में 100 अंक हम अच्छी तरह से हम ला सके अपने टाइम को मैनेज करते हुए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी यहाँ पे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी में आपको पूरी कॉन्सेप्ट और पूरी आपको जितना भी उसमें आपका सिलेबस है उसको पूरी अच्छी तरह से देखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी में क्या होता है कि आपको पूरी कॉन्सेप्ट दिया जाता है। जैसे कि अगर हम एनसीईआरटी का पहला नंबर अगर मैथ्स का हम चैप्टर की बात करें तो है आपका वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। अगर सपोज मान लीजिए कि अगर आप रियल नंबर पढ़ रहे हैं और रियल नंबर में एक कोई टॉपिक आ गया और उस टॉपिक से आपके एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन है, उसको और अच्छी तरह से अगर आप समझना चाहते हैं तो किसी अदर टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन लगाने के लिए। क्या होता क्या है कि एनसीईआरटी जो मैथ्स है वो ज़्यादा मोटा नहीं होता है, लेकिन अगर अदर हम प्रकाशन की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट फ्रेंड जो केसी सिन्हा बनाते हैं, ठीक है, उनकी बात करें तो उसका जो बुक होता है वो काफ़ी मोटा होता है। वहीं अगर हम आर.डी. शर्मा की बात करें तो वो भी आपका मोटा होता है। तो आपके एनसीईआरटी से पूरी मैथ्स में आपको क्या करना है कि कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, और अगर आगे चल के अगर थोड़ा सा एडवांटेज आप नॉलेज हासिल करना चाहते हैं जिससे आपको कहीं पे रुकावट महसूस ना हो, तो आप अदर एक केसी सिन्हा या फिर आर.डी. शर्मा का यूज कर सकते हैं। ये आपके मैथ्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो आपको मैंने सजेस्ट किया कि एनसीईआरटी जो मैथ्स होता है इसमें आपको पूरी कॉन्सेप्ट भरपूर मिलेगा, और केसी सिन्हा और आर.डी. शर्मा में अगर आप क्वेश्चन अच्छी तरह से लगा लेते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी
अच्छी पकड़ हो जाएगा। अगर आगे चल के अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं या फिर 11th-12th में मैथ्स लेके पढ़ते हैं तो आपको हाईएस्ट एडवांटेज मिलेगा। आपको कहाँ पे? क्योंकि अगर आप अधिकतम क्वेश्चन लगाए रहिएगा तो आप बातों को पूरी अच्छी तरह से जेहन में उतर जाता है और वो चीज़ कभी नहीं भूल पाते हैं। तो इस चीज़ को समझते हुए मैं आपको कहूँगा कि एनसीईआरटी के साथ साथ मैथ्स में कोई एक आप आरडी शर्मा या फिर केसी सिन्हा का इस्तेमाल करें, आपके लिए बेटर होगा। और इस प्रकार से अगर आप रिदम से पढ़ते हैं तो आप अपने बोर्ड में 100% टॉप करिएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी का, तो इंग्लिश और हिंदी का आप एक बार सिलेबस देखते हुए कि आपका ग्रामर कितना पूछता है और आपके बुक से कितना क्वेश्चन आते हैं, इस चीज़ को देखते हुए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छी तरह से थोड़ा भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर वहीं हम बात करते हैं बिहार बोर्ड के दृष्टि से, तो आपको इंग्लिश का मार्क्स तो एक्चुअली जुड़ता भी नहीं है। आपके जुड़ता है तो संस्कृत का मार्क्स जुड़ता है, तो संस्कृत के लिए भी आप लोग अच्छी तरह से आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको सजेस्ट करते हुए बताया कि आप अपने क्लास 10th में अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा बुक बढ़िया होगा। अगर हम मैथ्स के लिए बात करते हैं तो आपके लिए सबसे पहले एनसीईआरटी और उसके साथ आप केसी सिन्हा या फिर आरडी शर्मा को ले सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स के लिए आप एनसीईआरटी और साथ में किसी भी टेक्स्ट बुक यानी कि नॉमरिकल जिसमें हाईएस्ट होता है या फिर नॉमरिकल वाले आप बुक भी खरीद सकते हैं, ठीक है। क्लास 10th का लेवल के या क्लास 9th के लेवल का, वहाँ से आप लगा लीजिए, तो एनसीईआरटी से बेस्ट कोई बुक नहीं हो सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं आपको केमिस्ट्री और बायो का, तो केमिस्ट्री और बायो आपको कहीं और भटकना नहीं है। आपको बस क्या करना है, एनसीईआरटी को पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ करके समझ जाना है। इससे बेटर आपको हो ही नहीं सकता है। और आपको टॉप करना है तो आपको केमिस्ट्री और बायो को अच्छी तरह से आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं सोशल साइंस का चारों सब्जेक्ट का, ठीक है, तो एनसीईआरटी का चारों सब्जेक्ट को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें थोड़ा सा एडवांटेज लेकर के अगर आप पढ़ते हैं तो आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि कुछ जनरल कंपटीशन होते हैं, यहाँ तक कि अगर आप सोशल साइंस को थोड़ी बढ़िया एडवांटेज से पढ़ते हैं तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में, या कहे तो यूपीएससी या फिर बीपीएससी। ये जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको एनसीईआरटी अच्छी तरह से पकड़ करता है और जितना बात आपको एनसीईआरटी के सोशल साइंस में होते हैं वही चीज़ आपके क्या सिलेबस होता है तो आपके यूपीएससी और बीपीएससी से अटेंड करता है। और यूपीएससी का एग्ज़ाम तो डायरेक्ट से आपको लिख देता है कि एनसीईआरटी इज़ बेस्ट, आपके सिलेबस में पूरी एनसीईआरटी ही है। तो अगर से अभी से ही आप क्लास 10 से ही इस चीज़ को समझते हैं और समझने लगे हैं तो एनसीईआरटी को बिल्कुल आप छोड़िए मत। एनसीईआरटी आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा, ठीक है। तो आई होप कि मेरा बात पूरी समझ आ गया होगा। तो जितने भी आपके दोस्त जो इस कंफ्यूजन से उलझ रहे हैं, इस वीडियो का लिंक उसके पास ज़रूर शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी इस चीज़ को बताएं। क्योंकि होता क्या है कि कई बार कोई आदमी उसको भरमा देते हैं कि ये बुक नहीं, ये बुक पढ़ाइए, ज़्यादा एडवांटेज होगा। तो उनके पास भी ये वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी पता चलेगा कि हमें अपने बच्चे के लिए क्या बढ़िया होगा, ठीक है। तो आई होप कि मेरा बात समझ आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।